हेलो एवरीवन, आई एम श्योर आप लोग अपने घर पे पढ़ रहे होंगे और जो मैंने प्रीवियस वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए हैं उसको आपने पढ़ा होगा अच्छे से. ठीक है. सो टिल नाउ वी हैव फिनिश्ड आवर फर्स्ट चैप्टर एंड नाउ वी आर मूविंग इनटू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बेटा एक बात आप ध्यान रखिएगा, इन चारों चैप्टर्स को पढ़ते समय हमें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसका रीज़न इसका ये है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी जिनसे ना तो अभी तक आप परिचित थे और ना व्यक्ति को उसमें इंटरेस्ट आता है. लेकिन हमें इंटरेस्ट लाना पड़ेगा. जनरली ऐसा होता है कि लोग इसको पहले नहीं पढ़ते हैं. ठीक है. एनिमल फिजियोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करते हैं जो आसान लगती है क्योंकि वो हमारी अपनी शारीरिक रचना होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर अपनी बॉडी का होता है या फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, तो हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं. थोड़ा सा बोरिंग महसूस हो सकता है लेकिन हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि नीट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है. ठीक है. अब बात रही इसको कैसे सिंपल बनाया जाए, तो सिंपल बनाने के लिए एक सिंपल सी बात आप याद रखिए, क्लास 9th में आपने इसको पढ़ा हुआ है, उसका एलेबोरेशन और कुछ भी नहीं है. ठीक है. बस ये बात तो निश्चित है आप 11th क्लास में आ गए हैं तो थोड़ा सा तो आपको एडवांस होना ही पड़ेगा इस चीज के लिए. तो हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन and basically in this chapter and coming two chapters you are going to study about the five kingdom concept, five kingdom classification, five kingdom system. You all know about that, where you have five kingdoms, major five kingdoms: kingdom Monera, kingdom Protista, then kingdom fungi, then kingdom Plenty, then kingdom Animalia. So these are the five kingdoms that we have to study further in this chapter and the coming two chapters. मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर के अंदर आपको डील करना है इन तीनों को, kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom fungi. The second chapter will deal with these three but in deep. okay, अंदर तक हम इनके घुसेंगे और ये भी हमें सीखना है कि इनको जरूरत क्या पड़ी इनको बनाने की. ठीक है. then the third chapter will contain kingdom Plenty. there will discuss about all kind of plants and the fourth chapter will be kingdom Animalia where we discuss about all kind of animals. ठीक है. लेकिन इस आज के वीडियो में जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं that is about the history of classification. हिस्ट्री का मतलब कि क्लासिफिकेशन की शुरुआत किसने की, क्या जरूरत थी, कौन कौन इस जर्नी के अंदर आए. तो देखो थोड़ा सा आप याद करें, क्लास 10th अभी पढ़ के आप आए हैं, आपने केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, राइट. सो आपने वहां पर क्या पढ़ा, डोबेराइनर का सिस्टम पढ़ा, आपने वहां पर न्यूलैंड्स का सिस्टम पढ़ा, मेंडलीव का सिस्टम पढ़ा, साथ ही साथ आपने वहां पर मोजले और अदर पीरियोडिक टेबल्स को आप पढ़ते हैं. फॉलो आज की डेट में आप जिसको कर रहे हैं वो डिफरेंट है लेकिन आपको डोबेराइनर पढ़ाया गया, मेंडलीव भी पढ़ाया गया और आपको न्यूलैंड्स भी पढ़ाया गया. इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि हमें हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि लोगों ने क्या क्या किया, साइंटिस्ट का रोल क्या रहा, उनके गाइडेंस पर चलकर आज की चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं. साथ ही एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये भी है कि माना पुराने साइंटिस्ट ने जो चीजें बनाई उनको हम आज फॉलो नहीं करते लेकिन उनको पढ़ के हम ये सीख सकते हैं कि उन्होंने ऐसी क्या गलतियां की थी जो हम ना करें. मतलब हम जो करें वो पुराने से कुछ बेहतर हो, अच्छा हो. इसलिए हमको हिस्ट्री में जाना पड़ता है. एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल दो साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, फिजिसिस्ट जिन्होंने हमें इतना बड़ा साइंस हमारे पास दे दिया जो आज की डेट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारी जिंदगी को आसान बनाने में. ठीक है. निश्चित रूप से हमें जो आज पढ़ना है वो व्हिटेकर का किंगडम सिस्टम है. दैट मींस वी आर गोइंग टू स्टडी और वी स्टडी द फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट ऑफ आर.एच. व्हिटेकर, रॉबर्ट एच. व्हिटेकर. लेकिन हमें ये आना चाहिए कि प्रीवियस ऐसे कौन कौन से बायोलॉजिस्ट रहे हैं, ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने इसमें अपना रोल प्ले किया. सो वन बाय वन वी विल बी टॉकिंग अबाउट all the great legendary biologists and scientists, those who have played their important role in the classification of the organisms, right. So we begin with number one, Aristotle. You all remember I told you who is Aristotle. Do you know? He's the father of biology, father of zoology. Aristotle is the father of biology, father of zoology.
देखिए कितने कमाल की बात है, जिस जमाने में साइंस जैसी कोई चीज़ नहीं थी, या हम ये कह दें कि इस तरह की बात को कोई सोचने वाला नहीं था, बड़े बड़े डिवाइसेस नहीं थे, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, उस जमाने में इस व्यक्ति ने इस तरह की सोच को लोगों के सामने रखा कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। एंड सरप्राइजिंगली यू विल सी दैट इन द बिगिनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, द Aristotle was the person who categorized or classified the whole organisms into two kingdoms, and the two kingdoms were very simple, you all know, kingdom plant, or the two categories, not he used plants and animals, right? उसने सारे organisms को दो categories में divide कर दिया, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। बहुत सिंपल से क्लासिफिकेशन था। जो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे वो प्लांट्स थे, जो नहीं चल सकते थे वो प्लांट्स थे, जो अपना खाना खुद बना रहे थे वो प्लांट्स थे, और जो चल रहे थे खाना कहीं बाहर से ले रहे थे वो एनिमल्स थे। बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन था। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये टू किंगडम कॉन्सेप्ट रहा। बट राइट आफ्टर दैट, you all know about that scientist, father of taxonomy. Father of taxonomy, who was that? Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus, you all know about him, a person who provided the binomial nomenclature system. Carolus Linnaeus was the scientist who also proposed the two kingdom concept, and he also classified the organisms into two major kingdoms. They were what? Kingdom Plantae and Kingdom Animalia. But he had more description, he provided more description than the Aristotle. So if I ask you that to whom will you give the more credit of the two kingdom system, so we will have to take the name of Carolus Linnaeus. अगर मैं आपसे बात कहूँ टू किंगडम सिस्टम किसने दिया, तो आपको नाम कैरोलस लिनियस लेना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों ने ही टू किंगडम कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन जो मेजर स्टडीज दी वो किसने दी? कैरोलस लिनियस ने दी। देखिए यहां पर कैरोलस लिनियस ने टू किंगडम सिस्टम बनाया। क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या जरूरत पड़ गई कि हम 5 किंगडम तक पहुंचे, और क्या इससे पहले और इसके बाद भी हमारे पास कुछ है? हाँ है, ठीक है। इन चीजों को आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा था, इवन 2 किंगडम भी नाम हमारे सामने नहीं आता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या 3 किंगडम कॉन्सेप्ट भी है? हाँ है। क्या 4 किंगडम कॉन्सेप्ट भी है? हाँ है। क्या 5 किंगडम? तो हम जानते ही हैं। क्या 6 किंगडम भी हमारे पास है? हाँ बिल्कुल है। तो देखिए वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये सिस्टम दिया, क्या सिस्टम दिया, हमें ये देखना है, ठीक है। इस सीरीज में, इन दैट सीरीज वी गेट इन टच विद द थर्ड साइंटिस्ट नोन एज अर्नस्ट हैकेल। Ernst Haeckel. In one of the video I discussed that when you speak the name of scientist or any kind of biological term, you please try to speak very fine, write very fine. Your words may be wrong, may be difficult, but you try well in the first attempt. ठीक है, लिखिए सही। If you speak well, you write well. If you write well, you speak well. So don't take chance that हम उसको सही कर लेंगे। कोशिश करिए पहली बार में ही, जितना मुझसे आता है मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप मुझसे भी बेहतर बनने की कोशिश करें, ठीक है, तभी अच्छा रहेगा। सो द टू किंगडम बिगिनर एरिस्टोटल, देन टू किंगडम कैरोलस लिनियस, एंड द अर्नस्ट हैकेल वाज द पर्सन हु प्रोवाइडेड 3 किंगडम कॉन्सेप्ट, 3 किंगडम सिस्टम ही प्रोवाइडेड, एंड 3 किंगडम कॉन्सेप्ट what he added to that? He added kingdom protista to that. He added kingdom protista and already existing kingdom Plantae, kingdom Animalia. So now we have got the 3 kingdom system that was given by Ernst Haeckel. Now just see what is the need to have these kind of systems, ठीक है ना। इन systems की जरूरत क्या है, क्यों ऐसा करना पड़ता है हमको कि हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए क्लासिफिकेशन का मतलब है कैटेगराइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि एक शॉपकीपर ने सब्जियों को डिवाइड किया हुआ है, आलू अलग है, टमाटर अलग है, बैंगन उसके पास अलग है। एक ऐसा शॉपकीपर भी है जिसने आलूओं को भी अलग अलग किया हुआ है, बेटर, बेस्ट एंड गुड, 3 टोकरे अलग अलग है उसके पास। ऑब्वियस बात है हमें उसके पास जाने में ज़्यादा आसानी रहेगी और हम सब्जी बहुत जल्दी अच्छे दामों में खरीद सकते हैं। वो आपको क्लियर कट बोल देगा इतने पैसे अगर आपके पास है तो अच्छी ले लो या ऐसी ले लो। दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। हमने भी क्लासेस को डिवाइड किया है, ये बायोलॉजी की है, ये मैथ्स की है, ये कॉमर्स की है, जो भी है, लेकिन
क्लासिफिकेशन जितना शार्प होता चला जाएगा, जितना अच्छा होता चला जाएगा, उतना ही हमें स्टडी कन्वीनियंट रहेगी, हम अच्छे से पढ़ सकते हैं. नाउ वी कम टू द पॉइंट दैट व्हाई दीस साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड टू द क्लासिफिकेशंस. क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे दुनिया में, आज भी हैं, जिनको न तो किंगडम प्लेंटी में रखा जा सकता था, न किंगडम एनिमेलिया में रखा जा सकता था. जैसे मैं जिक्र करता हूं आपसे एक ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं यूग्लिना. क्या बोलते हैं उसको? यूग्लिना. अब यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बेहद इंटरेस्टिंग है. यूग्लिना क्या करता है? फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है और वो किसी ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करके खा भी सकता है. तो अगर वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो इसका मतलब किंगडम प्लेंटी में आना चाहिए, और अगर वो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर सकता है तो किस में जाना चाहिए? किंगडम एनिमेलिया में जाना चाहिए. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन टू व्हिच ग्रुप वी शुड प्रोवाइड टू देम टू प्लेस देम. दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क. तो दिक्कत आने लगी थी. ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास और भी ऑर्गेनिजम्स है. फंजाई है. फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, हेटेरोट्रॉफ है, फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, इसलिए एनिमल होनी चाहिए, लेकिन चलते नहीं है तो हम उसको क्या एनिमल में रखें, नहीं रखें? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आने लगे. टू व्हिच ग्रुप वी शुड प्लेस द बैक्टीरिया. क्या वो रियली प्लांट हैं, क्या वो एनिमल हैं, क्या हम प्लाज्मोडियम को किस में डालें? ये सारे क्वेश्चन साइंटिस्ट के सामने आने लगे. तो दुनिया में और साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और ये बताया लोगों को कि हम इस तरह क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स को कर सकते हैं, छोटे छोटे कैरेक्टर्स को बेस बना सकते हैं और बेस बना के उन्हें क्लासिफाई करते चले जा सकते हैं. तो हमारे पास सबसे पहले कौन आए थे? एरिस्टोटल आए. एरिस्टोटल के बाद कौन आए? कैरोलस लिनियस आए. कैरोलस लिनियस के बाद कौन आए? अर्नस्ट हैकेल आए, जिन्होंने थ्री किंगडम कॉन्सेप्ट दिया. देन आफ्टर फोर्थ ऑर्डर वी टॉक अबाउट कोपलैंड. Copeland was a scientist who provided four kingdom concept. क्या एडिशनल किया उन्होंने? Then he provided one more group to this, that was Monera. So he classified the organisms into four kingdoms: Protista, Monera, Plenty, Animalia. आई एम श्योर आपको इस बात का अंदाजा हो रहा होगा कि अभी एक और बचा हुआ है, जिसको कौन ले आएंगे? विटेकर साहब ले आएंगे. वही आपने पढ़ा था बेटा. ठीक है, लेकिन हम फिर से बात करते हैं. तो यहाँ कुछ कमियां थी, उन्हें किसने दूर किया? अर्नस्ट ने दूर किया. अर्नस्ट ने कुछ कमियों को दूर करने के लिए किसने रोल प्ले किया? कोपलैंड ने. फोर किंगडम सिस्टम उसने प्रोवाइड किया, लेकिन अभी भी ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाई नहीं हो पा रहे थे, प्रॉब्लम आ रही थी. तो आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, जूम करके कॉपी में लिख भी सकते हैं. ठीक है. Then after we will be discussing about the another scientists, those who played their important role in the classification, right? So this was about the two kingdom, three kingdom and four kingdom. Next, further we are moving on to the five kingdom concept, which was provided by R.H. Whittaker. R.H. Whittaker. He was the scientist who provided the five kingdom concept. Five kingdom concept, and he divided the all organisms into five. That was Monera, Protista, Fungi, Plenty, and Animalia. So these were the five kingdoms provided by the R.H. Whittaker. That were they were kingdom Monera, Protista, Fungi, Plenty, Animalia. अगले वीडियो में जब हम क्लासिफिकेशन को प्रॉपर स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आरएच विटेकर ने क्या क्या बेसिस बनाए थे. लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना समझने की आवश्यकता है कि जो जो कमियां इनके सिस्टम्स में रह गई थी, उन कमियों को दूर करने की कोशिश किसने की? आरएच विटेकर ने. बहुत हद तक वो कामयाब रहे और इस बात का एविडेंस ये है, सबूत ये है कि आज की डेट में भी हम जिस क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा है? आरएच विटेकर का फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट है. राइट. सो दीज वर द दिस इज द contribution of the scientists that now we are having a proper classification system, that is the five kingdom concept that we study. लेकिन इसके बाद क्या और भी कोई है? हाँ है. सिक्स किंगडम कॉन्सेप्ट भी दुनिया में आया हुआ है और उसको देने वाले हैं वूज. वूज was the scientist or biologist who provided the six kingdom concept to the world. Six kingdom concept to the world. What new thing he provided to the world? देखिए कुछ नहीं किया उन्होंने सिर्फ एक काम किया. उन्होंने इस किंगडम मोनेरा को भी और क्लासिफाई कर दिया. आपको बता देता हूं मैं, किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आते हैं स्पेशली. ठीक है,
तो उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया के अंदर भी इतनी डाइवर्सिटी है कि हम उन्हें थोड़ा और क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उन्होंने 6 किंगडम प्रोवाइड कराए। क्या किंगडम थे जो नए थे उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। द 6 किंगडम ही प्रोवाइडेड वर, वन वाज आर्कीबैक्टीरिया, then eubacteria, then the same Monera, then Protista, then fungi, then plenty, and then Animalia. Right? So वूज, कार्ल वूज इनका पूरा नाम था, उन्होंने किंगडम मोनेरा को भी फर्दर क्लासिफाई किया। उनका ऐसा मानना था कि बैक्टीरिया के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है कि हम उसको भी सेपरेट कर दें तो पढ़ने में अच्छा रहेगा। लेकिन आपको क्लियर कर दूं कि सारी दुनिया में अभी भी जिसको डिस्क्रिप्टिवली स्टडी किया जाता है 5 किंगडम कॉन्सेप्ट ही है। इनके बारे में अगर मैं जिक्र करूं आपसे तो देखिए, आर्कीबैक्टीरिया होते हैं ओल्डेस्ट बैक्टीरिया, ये बहुत पुराने एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं। एंड दीज आर द न्यू बैक्टीरिया, दैट मींस एडवांस बैक्टीरिया, जो नए बैक्टीरिया हैं जो पुरानों से बने हैं। ठीक है ना। आर्की वर्ड पकड़िए, आपको बताता रहता हूं जनरली वर्ड्स का रोल। आर्की एंशिएंट, रिमेंबर क्लास में तो आर्कियोप्टेरिक्स, डू रिमेंबर आर्कियोप्टेरिक्स? सो आर्की मींस द ओल्डेस्ट वन, राइट। बैक्ट का मतलब होता है रॉड जैसे स्ट्रक्चर के बैक्टीरिया। बहुत कुछ पढ़ना है बेटा, हमें बहुत सारी चीजों को डील करना है, ठीक है। लेकिन यहां पर आप नोटिस करें कि साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? स्टडी को आसान करना है। जितना शार्प आप होते चले जाएंगे स्टडी उतनी ही फाइन होती चली जाएगी और हमें एक एक चीज याद हो जाएगी, ठीक है। सो आई रिकॉल अगेन द 2 किंगडम प्रोवाइडेड बाय, नाउ थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इसको, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। 2 किंगडम प्रोवाइडेड बाय एरिस्टोटल, देन अगेन 2 किंगडम प्रोवाइडेड बाय कैरोलस लिनियस। तो क्रेडिट हम इनको देते हैं, ज्यादा अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया। देन आफ्टर अर्नस्ट हैकेल provided the 3 kingdom concept. Then after Copeland provided the 4 kingdom concept. Then after R.H. Whitaker provided the 5 kingdom concept that we study a lot. And Carl Woos ultimately provided the 6 kingdom concept that we do not study much. इन सब को हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि 5 किंगडम कॉन्सेप्ट से ही हमारा काम चल जाएगा। तो ये आज की डेट में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन इन ए नटशेल। नॉट ऑल वी हैव स्टडीड, बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री तो आप भी जानते हैं, क्लास 10 में पढ़ के आए कितनी बड़ी हो सकती है। लेकिन ये ऑलमोस्ट मेन साइंटिस्ट हमने चुन लिए हैं पढ़ने के लिए। अभी अगले सेक्शन में क्या होगा, अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे? अगले वीडियो में पढ़ेंगे आर.एच. विटेकर ने क्लासिफिकेशन कैसे किया, ऑर्गेनिजम्स को किन बेसिस के ऊपर उसने इन 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। जैसे मैं जिक्र अगर आपसे करूं तो मोनेरा में उन्होंने सेलेक्ट किया किसको? यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोट्स को। आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोट्स को। देन आफ्टर प्रोटिस्टा में सेलेक्ट किया गया यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोट्स को। देखिए डिफरेंस आया, दोनों में यूनिसेल्युलर है, यहां पर प्रोकैरियोट्स है, यहां पर यूकैरियोट्स है। जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है उन्हें प्रोकैरियोट्स होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स। दोनों ही यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए गए। इसके बाद यहां पर आए कैसे? मल्टीसेल्युलर, लेकिन कैसे? हेटेरोट्रॉफ्स। इस जिक्र करेंगे अगले वीडियो में, बहुत डिस्क्रिप्टिव में आपकी बातें बताऊंगा। किंगडम प्लेंटी में कौन है? मल्टीसेल्युलर, ऑटोट्रॉफ्स जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, एंड दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। यू ऑल नो हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, they are multicellular, they are heterotrophs, and number of characters they have. So this is a brief introduction of the history of classification, where we had 6 scientists that we studied, and in further video we will be talking about the 5 kingdom concept elaborately, and we are beginning the chapter biological classification. बेटा ध्यान रखिएगा इस बात का, थोड़ा सा दिक्कत आपको इसमें आ सकती है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं ये यूनिट पढ़ने के बाद पूरी बायोलॉजी आपको बेहद आसान नजर आएगी। मजबूत इरादों के साथ आप चलते चलिए, धीरे धीरे पढ़िए, बहुत जल्दबाजी मत करना। इस चैप्टर के अंदर स्पेशली इस यूनिट में हमें बहुत आहिस्ते आहिस्ते चलना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन पूरी बायोलॉजी का सबसे टफ पार्ट मान के चलिए, आप याद करने में दिक्कत करता है, हर टॉपिक में एक क्वेश्चन बन के निकल के आता है। लेकिन ये बात भी निश्चित है, नीट में इन चैप्टर्स में से सवाल नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता है।
तो हमें इसको पढ़ना ही पढ़ना है. These chapters are key for the success. Okay, so keep studying. खुश रहिए. Thank you.